नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 9 अप्रैल की इवनिंग रिपोर्ट में। और आज मार्केट में कल जो एक बहुत ज़बरदस्त रैली बनी थी, उसके मुकाबले प्रॉफिट बुकिंग हमने देखी। और ख़ास तौर पे बड़े शेयर जो थे, लार्ज कैप थे, उसमें प्रॉफिट बुकिंग थी। मिड और स्मॉल कैप थोड़ा संभले हुए थे। लेकिन जो मैक्रो पिक्चर कल तक बनी थी, उस तस्वीर में यानी सीज़ फायर में, इन तमाम चीज़ों में बहुत बड़े बदलाव आए हैं और एक तरीके से सीज़ फायर पे खतरा जैसा बनता हुआ दिख रहा है। तो उन सब डिटेल के साथ चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इवनिंग रिपोर्ट की। तो पहले इंडाइसेस देख लेते हैं, ये जो हमारे सामने तस्वीर मिल रही है, लेकिन हेडलाइन क्या है अभी की? लार्ज कैप स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग थी, बट मिड एंड स्मॉल कैप्स आर स्टिल स्ट्रॉन्ग। The US-Iran peace was threatened in less than 24 hours. Israel attacks Lebanon. Hormuz closed again. TCS reported better results, but first time degrowth in dollar revenue for FY26. Wipro would consider buyback. तो लार्ज कैप में प्रॉफिट बुकिंग थी, मिड स्मॉल कैप थोड़ा संभले हुए थे। आप जो सीज फायर है या युद्ध रोका की बात हुई थी, वो 24 घंटे के अंदर ही ब्रीच होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इजराइल ने लेबनान के ऊपर एक बड़ा हमला किया जिसमें कई सौ लोगों के मारे जाने की खबरें निकल रहे हैं और हॉर्मुज में एक बार फिर से रुकावट पैदा हो गई है। टीसीएस ने Q4 के नतीजे बेटर पेश किए हैं, लेकिन पहली बार काफी वर्षों बाद डॉलर रेवेन्यू में नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है। ये ऐसा सिर्फ एक बार कोविड के समय हुआ था, उसके बाद कई सालों बाद ऐसा देखने को मिला, मतलब बहुत लंबे समय बाद, 10-15-20 साल बाद शायद ऐसा हुआ है। और विप्रो जो है बाईबैक पे विचार करेगा, ये उन्होंने जानकारी एक्सचेंजेस को दी है। इंडाइसेस में आप देखिए तो जो टॉप इंडाइसेस हैं वहां पे नेगेटिविटी थी। निफ्टी 50 222 पॉइंट गिरा और इसमें कोई मजबूती नहीं थी। सुबह से प्रॉफिट बुकिंग थी और ये एक बहुत ही ऑब्वियस सा लग रहा था कि जिस तरह से कल बड़ी रैली बनी थी, आज या तो मार्केट कंसोलिडेट करेगा या फिर उसमें गिरावट आ सकती, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। उसका कारण भी था, अभी आगे डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी में ज्यादा पिटाई हुई क्योंकि कल ज्यादा 3000 पॉइंट चले थे, तो आज लगभग 900 पॉइंट वो नीचे आ गए हैं। मिड और स्मॉल कैप थोड़े थोड़े ही सही, लेकिन कम से कम अपनी गिरावट रोकने में कामयाब रहे। विक्स फिर से एक बार 20 के ऊपर चला गया, 3-4% की ग्रोथ आई है। अब इसकी डिटेलिंग में देखते हैं क्या है। ये है आपके सामने निफ्टी का इंडेक्स, जो आप देखिए खुला ठीक था, लेकिन उसके बाद से खटाक से गिरा, फिर थोड़ी देर टिकने की कोशिश की लगातार, लेकिन बुरी खबरें आ रही थी वॉर फ्रंट से और मार्केट नीचे चला गया। हालांकि आखिरी घंटे में आप देखेंगे तो काफी वॉल्यूम के साथ वो थोड़ा ऊपर गया है। कहीं ना कुछ लोगों ने फिर से बाइंग की होगी या शॉर्ट कवरिंग की होगी, वट एवर द रीजन हम लोग देखेंगे। और एग्जैक्टली ऐसा ही पैटर्न आपको बैंक निफ्टी में भी बनता हुआ दिखेगा। आखिरी में जो आपको ये बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही हैं, ये वॉल्यूम की इमारतें हैं और ये ऐसा हो दिखा, ऐसा स्टॉक में भी आपको दिखेगा, वो भी आपको दिखाता हूं मैं। तो ये पहले देखेंगे किसने मार्केट की मदद की और किसने ड्रैग किया। पहले ड्रैगर्स पे नजर डालिए, क्योंकि मार्केट गिरा है तो इसलिए ड्रैगर देख लेते हैं पहले। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, कोटक बैंक, ये सारे मार्केट को नीचे खींच रहे थे। आरआईएल और एलएनटी भी उसमें शामिल थे, इन लोगों ने नीचे किया। सपोर्ट बहुत मामूली सा आ रहा था हिंडाल्को, टीसीएस, बीईएल, एनटीपीसी की ओर से। टीसीएस के नतीजे आए हैं, तो नतीजों से पहले वो फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार कर रहा था। और मतलब चूंकि वो, अगर आप टीसीएस का चार्ट अगर आप 29 मार्च से देखें तो बहुत अच्छी उसमें एक रैली बनी है, बहुत अच्छी रैली बनी है। तो रिजल्ट से पहले थोड़ा कॉशियस ट्रेड था और मामूली सी तेजी के साथ वो ऊपर कामकाज कर रहा था। ये है आपका हीट मैप निफ्टी 500 का। तो इसमें आप देखिए लालिमा ज्यादा दिख रही है और सब दिग्गजों में दिख रही है। आप देखिए स्टेट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, इन तमाम बड़े दिग्गज शेयरों में ग्रीनरी नहीं थी। आईटी में टीसीएस थोड़ा सा मजबूत था आज, बाकी ऑयल सेक्टर में हल्की हल्की मजबूती है क्योंकि क्रूड में फिर से बाउंस आया है। और कुल मिला के अगर आप इस चार्ट को देखेंगे हीट मैप को, तो इससे दिख रहा है कि जो राइट साइड का हिस्सा है वहां पे थोड़ा सा आपको ज्यादा ठीक दिखेगा, लेकिन लेफ्ट साइड हिस्से में रेडनेस ज्यादा है। अब ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट है जो मैं आपसे कह रहा था कि खुला, वहां से प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन आखिरी 1 घंटे में
बाइंग हुई है और वॉल्यूम भी दिख रहा है। ये इंटरेस्टिंग चार्ट था। आपको याद होगा, मैं बार बार उस चार्ट का जिक्र करता हूं। एक बार इन्फोसिस में ऐसा ही पैटर्न दिखा था, उसके बाद से इन्फोसिस लगातार कई दिन ऊपर गया था। आज सेम पैटर्न हमको वैसा ही एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल रहा है। बावजूद इसके कि शुरुआत से दिन तक वो गिरता रहा, लेकिन आखिरी घंटे में उसमें कुछ कुछ वैल्यू बाइंग लोगों ने की होगी। नजर रहेगी कल किस तरीके से बिहेव करता है। आईसीआईसीआई बैंक में भी आप देखिए तो बैंकिंग टॉप शेयर में पिटाई जरूर हुई है, लेकिन नीचे लेवल पे किसी ने कुछ ना कुछ तो बाइंग जरूर की है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत तगड़ा जनरेट होता हुआ यहाँ पे दिखा है। अब आप देखिए टीसीएस का रिजल्ट से पहले 1% करीब ऊपर था ये 2590। एक बार कोशिश की इस ऊपर जाने पर, लेकिन जा नहीं पाया। लेकिन फिर देखिए आप, ये मजबूती के साथ बंद हुआ। इसमें भी मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसका भी चार्ट पिछले 7 8 10 दिन ट्रेडिंग सेशन का देखेंगे, तो लगभग लगभग इसमें 200 रुपए की तेजी तो बनी है बहुत आराम से। मैं ये मान के चलता हूं कि अच्छे नतीजों की उम्मीद में इसमें लोअर लेवल पे, और पिटाई भी बहुत हुई थी, तो वहां से लगभग 200 रुपए की, डेढ़ पौने 200 की तो बाइंग इसमें हुई है। और इतने दिग्गज स्टॉक में अगर डेढ़ दो पौने 200 रुपए की बाइंग हो रही है, तो इसको हमें समझना चाहिए। और आज रिजल्ट से पहले तक वो स्ट्रेंथ इसमें दिखी। इसके नतीजों में हम लोग बातचीत करेंगे। एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो आज बहुत बुरा नहीं था, 50-50 जैसा मामला ही सारे उसमें दिखेगा। खाली बैंक ज्यादा कमजोर थे। भैया ये 15 गलती से लिख गया, ये 14 ही है, माफ करना भैया, 14 है ये, 15 लिख गया मेरे से गलती से। तो 50-50 था और बैंक के सारे शेयर गिरे। और टोटल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी बराबरी का मामला दिख रहा है। तो ब्रॉडर पिक्चर उतनी खराब नहीं थी, क्योंकि मिड स्मॉल कैप में बाइंग दिख रही थी यहाँ पे। टोटल सेक्टर्स में अगर हम देखें तो डिफेंस, कैपिटल मार्केट, मेटल, सीपीएससी, हेल्थ केयर, इन सब में थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ थी। लेकिन प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएसयू बैंक, रियल एस्टेट, ऑटो, रेट सेंसिटिव स्टॉक्स और रेट सेंसिटिव बैंक्स में कंप्लीट प्रेशर दिख रहा था। एक रीजन इसका था कि रुपया भी आज वीक हुआ अगेन, लगभग 40-50 पैसे आज रुपया अगेन वीक हुआ है। अब हमारे एफआईआईज वाले देखिए, इन्होंने आज फिर बेचा 1700 करोड़ का। बहुत छोटा नंबर आपको दिख रहा होगा, लेकिन जो सामने खरीदार थे वो भी 1000 करोड़ ही खरीदे, तो लगभग लगभग दूना मान लिया जाएगा इसको। हालांकि 955 से दूना नहीं मानना चाहिए, लेकिन ऑलमोस्ट सेंस वही आ रहा है कि जहां 1000 करोड़, 950 करोड़ की खरीदारी हुई, 1700 करोड़ की बिकवाली हुई है। अब ये अंतर बढ़ता जा रहा है। इस छोटे फिगर में हमको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अगर यही चीज 4000 और 7500 होती तो बहुत बड़ा लगता है। डिफरेंस बहुत बढ़ गया है। ड्राई पाउडर नहीं है डीआईएस के पास, म्यूचुअल फंड के पास अब बहुत पैसा नहीं है, इसलिए सपोर्ट बहुत मुश्किल हो रहा है। कल भी आपने देखा होगा तो बमुश्किल नंबर मैच कर पाए थे, उससे थोड़ा ऊपर गए थे, क्योंकि कल भी बिकवाली हुई थी और आज भी बिकवाली हुई है। टोटल नंबर 9 अप्रैल तक का जो बन रहा है वो 39,644 करोड़ का सेल फिगर है एफआईआईज का, और इनका फिगर है 35,000 करोड़। 4,000 करोड़ की लीड यहाँ पे एफआईआईज ने बना ली है इन टर्म्स ऑफ सेलिंग। अदर एसेट्स में हम देखें तो गोल्ड सिल्वर, चूंकि अगेन क्रूड देखिए 98 99 100 के करीब पहुंच गया है, 5% डब्ल्यूटीआई ऊपर गया है और 4% ब्रेंट क्रूड गया है। हुआ क्या है दरअसल, यहां पे कहानी समझा देता हूं आपको मैं। देखिए कल सीज फायर हुई, सब कुछ ठीक ठाक था। आज सुबह से ये खबरें लगातार आ रही हैं कि छोटे मोटे हमले सब तरफ हो रहे हैं। कोई इसमें दूध का धुला नहीं है कि ईरान रॉकेट नहीं मार रहा या इजराइल नहीं मार रहा, सब कर रहे हैं यहाँ पे। केवल अमेरिका की तरफ से नहीं हुआ, लेकिन ज्यादा खतरनाक हुआ इजराइल ने जो हिजबुल्लाह के लिए हमला किया है लेबनान में, वो काफी बड़ा हमला था। मतलब 1 डेढ़ घंटे के अंदर ही 100-200 उन्होंने रॉकेट मारे होंगे। और खबरें ये हैं, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन खबरें ये हैं कि 150-200 लोग उसमें मारे गए हैं। काफी बड़ी कैजुअलिटी इसमें हुई है। तो अब इसको लेकर के मच गया है बवाल। ईरान कह रहा है कि ये कंप्लीट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है और सीज फायर का उल्लंघन है। जेडी वैंस कह रहे हैं कि उस सीज फायर में लेबनान शामिल ही नहीं था। ईरान कह रहा है उसमें लेबनान भी शामिल था। अब वो जो 10 पॉइंट का एक डिमांड नोट चल रहा था ईरान की ओर से, उसको लेकर ही कंट्रोवर्सी होगी कि जो अमेरिका के पास है वो दूसरा है, जो पब्लिक में दिख रहा है वो तीसरा है। पाकिस्तान ने ये भी ऐसी, मतलब
मॉकरी टाइप की खबरें चल रही कि पाकिस्तान ने इनको भी गलत भेजा, उनको भी गलत भेजा। अब इसी में कंफ्यूजन हो गया कि रियल जो टर्म शीट थी वो क्या है। इजराइल साफ कह रहा है कि इस सीज फायर में लेबनान शामिल नहीं है, यानी वो हिजबुल्लाह पे हमले करते रहेंगे और इसीलिए वो हमले जारी हैं। उससे पूरी सीज फायर ब्रेक हो गई है। ईरान ने ऑफिशियली अभी तक अनाउंस नहीं किया सीज फायर ब्रेक करने का, लेकिन उसने कहा है कि हम सीज फायर मानेंगे नहीं और इसीलिए हॉर्मुज पे फिर से रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं। अब वहां से शिप्स जा नहीं रही हैं, बहुत मुश्किल से 2-4 शिप्स को परमिशन ले करके काफी झंझट के बाद पास थ्रू होने दिया जा रहा है। आपको एक मोटा मोटा अंदाजा दे देता हूँ, हॉर्मुज से पर डे 135 से 140 शिप गुजरती हैं तेल की, तेल और बाकी सामानों की। 135-40 के सामने 2-4। अब आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा वहां पे प्रॉब्लम है। तो हॉर्मुज फिर से एक बार बंद होता हुआ दिख रहा है। सीज फायर होगा कि नहीं होगा, बातचीत होगी कि नहीं होगी, इसमें भी डाउट है। इस्लामाबाद की जो बैठक की बातचीत चल रही है, वहां पे इस्लामाबाद सिरेन होटल करके उसकी शायद बुकिंग हो गई है कि वहां पे बातचीत होगी। ईरान जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब क्या होगा, अटर कंफ्यूजन फैल गया है क्योंकि ये इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। तो उसकी वजह से मार्केट में फिर से एक डर हो गया है, फियर वॉर प्रीमियम आ गया और उसी का नतीजा था कि आज पहले लार्ज कैप में आपने प्रॉफिट बुकिंग देखी। क्रूड ऑयल फिर से $100 की तरफ पहुंच गया है और आप अपनी करेंसी देखिए, सुबह 92.40 के आसपास थे, वो 92.76 पे इस समय चल रही है और बॉन्ड यील्ड आपको अगेन 7% के आसपास जाती हुई दिख रही है। तो ये सारी चीजें जो कल का माहौल था एकदम उसके उलट है, एकदम मतलब बदल दिया, जिसको ना कि उल्टा खड़ा कर दिया, सर के बल खड़ा कर दिया। तो इसकी वजह से मार्केट में एक तरीके से फियर आ गया है और वॉर की वजह से जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है वो हमें दिख रही है। टीसीएस ने Q4 के नतीजे पेश किए। अगर एक्सक्लूसिवली आप केवल Q4 के नतीजे देखेंगे तो बेटर है। रेवेन्यू में उन्होंने YoY लगभग 10% की ग्रोथ दिखाई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5.5% के आसपास नंबर आपके सामने पढ़ लीजिएगा। एबिटा भी उनका सही है, एबिट भी सही है, पैट भी उनका बढ़िया आया है, 28% 29% की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर है और 12% के आसपास साल दर साल दिख रही है। लेकिन डॉलर रेवेन्यू केवल 1.5% बढ़ा है इस क्वार्टर में, 1.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो इसको जब हमने एक्सट्रापोलेट किया कि पूरा FY26 के, जो कि Q4 का रिजल्ट है, तो हमें उसमें भी देखना चाहिए, तो उसकी तस्वीर काफी खराब आ रही है। मतलब डॉलर रेवेन्यू पहली बार FY26 में नेगेटिव हो गया है, -0.6%, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 3.8% ग्रोथ थी FY25 में, और FY26 में 0.6% की डी ग्रोथ है। कॉन्स्टेंट करेंसी में भी अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू 2.5% गिरा है और ये तस्वीर अच्छी नहीं है। अब इसको दो तरह से देख सकते हैं कि भैया जितना वर्स्ट था वो हो गया है इस क्वार्टर में, इस फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट दिख रहा है, तो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना चाहिए कि साल दर साल। आईटी के नतीजे आइडियली क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे जाते हैं, लेकिन जिस परिस्थिति में इस समय पूरी आईटी इंडस्ट्री काम कर रही है, बिजनेस पे इम्पैक्ट है, ग्रोथ पे इम्पैक्ट है, धंधे पे ही क्वेश्चन मार्क है, उसकी वजह से हमें पूरे साल का भी एक बार देखना चाहिए। तो डॉलर रेवेन्यू में डी ग्रोथ एक चिंता का कारण जरूर है। मार्केट इसमें कल देखते हैं कैसे इसको रिएक्ट करता है, कैसे लेता है। और ये जो प्रॉफिट भी आप बढ़ा हुआ देख रहे हैं, उसका भी एक रीजन ये है कि लास्ट क्वार्टर में आप लोगों ने अगर गौर किया होगा तो लेबर लॉ जो चेंज हुए तो उसकी वजह से इम्पैक्ट आया था, और ये 29% की जंप सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस साल क्वार्टर लेबर लॉस के इश्यूज नहीं है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो क्वार्टरली नंबर बेहतर है, लेकिन डॉलर रेवेन्यू में एक क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे विप्रो की तरफ से खबर आई है कि उन्होंने 15-16 अप्रैल की जो उनकी बोर्ड बैठक होने वाली है उसमें वो बाईबैक पर विचार करेंगे। और ये खबरें मार्केट में थी, हम लोगों ने सुबह चर्चा भी की थी, भाई ऐसी खबरें चल रही हैं, पता नहीं सच है कि नहीं, लेकिन अब उन्होंने एक्सचेंज में नोटिस दे दी है कि वो बाईबैक पर विचार करेंगे। 15-16 अप्रैल को बैठक होगी तो स्टॉक में फिर वो स्ट्रेंथ आपको दिख ही रही है। तो कुल मिला के आईटी का जो आगाज हुआ है वो एक खुशी भी है, थोड़ा गम भी है कि डॉलर रेवेन्यू ठीक नहीं आया पूरे साल का,
लेकिन खुशी ये है कि चलो क्वार्टरली नंबर काफी ठीक ठाक दिखे, उतने बुरे नहीं दिखे जितने लग रहे थे, लेकिन स्टिल बिजनेस की जो ग्रोथ है उस पे क्वेश्चन मार्क जरूर है। तो हम लोग देखें कैसे किस तरह से बिहेव होता है और मार्केट किस तरह से निकल के आती है। यूएस में जीडीपी के नंबर आए हैं, तो जो Q4 का FY20 मतलब उनके हिसाब से जो 25 है कैलेंडर चलता है, तो Q4 को FY25 मान लीजिए, उसमें उनकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 4.4% से गिर के 0.5% पे आ गई है, जो कि उम्मीद 2.8% से काफी नीचे है। यानी जो लास्ट क्वार्टर था अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025, वहां की जीडीपी ग्रोथ 0.5% है केवल। फरवरी का जो पीसीई नंबर है, इन्फ्लेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है जिसको फेड देखता है, वो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको जो देखता है वो अनचेंज था 2.8% पे, एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आया है। और पीसी के अंदर भी कोर पीसी जो देखा जाता है वो भी 3% पे इन लाइन आया है। तो उस फ्रंट पे बढ़त नहीं हुई है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ का काफी बुरा हाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो लेट्स सी आज यूएस मार्केट भी कैसे उस पर रिएक्ट करता है, फिर ओवरनाइट जो भी चेंजेस होंगे उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो नेट नेट आज का जो मार्केट था वो फिर से एक बार वॉर के चक्कर में नीचे आ गया, प्रॉफिट बुकिंग हुई। आज लार्ज कैप में हुई थी, मिड कैप संभल रहे थे। आप देखते हैं कल आखिरी दिन है कारोबार का, वीक का, तो उसमें किस तरह का माहौल बनता है। एफआई अभी भी नहीं मान रहे, वो अभी भी बेच रहे हैं। और टीसीएस के नंबर से जो आगाज हुआ है, क्वार्टरली नंबर अच्छे, लेकिन डॉलर रेवेन्यू का सवाल है, और विप्रो ने बाई बैक की खबर दी है। तो कुल मिला के ये एक सिचुएशन बन रही है आज की इवनिंग रिपोर्ट की। काफी कुछ, कल वीकेंड है, वीक का आखिरी कारोबारी दिन, उस पर हम लोगों की नजर रहेगी। होपफुली आपके काम आएगी ये रिपोर्ट और इससे आपको फायदा मिलेगा अपनी स्ट्रेटजी बनाने में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। कल सुबह फिर मिलेंगे 6:55 पर।